हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और इसमें हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के लेक्चर तक हमने फैराडेज लॉस किए हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके विजिट करके देख सकते हो। फैराडेज लॉज अच्छे से समझो तो ही ये चैप्टर समझ में आने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, विच इज़ मोशनल ईएमएफ। दिस इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है? तो मोशनल ईएमएफ इज बेसिकली द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर when it moves through a magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह हमको मालूम है, तो कुछ फ्लक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो यहाँ पे एक ईएमएफ को इंड्यूस कराती हैं, उसको समझने का ट्राई करेंगे। अब मोशनल ईएमएफ का बात हो रहा है तो दो तरीके का मोशन हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। पहला जो मोशन है that is the first type, which is linear motion और straight line motion। तो जब एक कंडक्टर straight line motion करता है in a magnetic field, तो उसके एंड्स के अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस होता है, कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है। ध्यान रखना, मैंने तीनों वर्ड्स बोले हैं, एक ही क्वांटिटी के तीनों नाम हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी नाम पूछ देता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज इंड्यूस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस। आई होप तुमको समझ में आया क्या बात कर रहा हूँ। देखो, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, ऐसे। इसमें ये एक कंडक्टर लिया हमने, कंडक्टिंग रॉड है ये। ठीक है, सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड जिसका कुछ लेंथ है, लेट द लेंथ ऑफ द रॉड बी एल, और इस रॉड को हमने मूव कराया है इसमें विथ अ वेलोसिटी v। आई होप केस समझ में आ रहा है। एक रॉड है l लेंथ का जिसको v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने ले लिया b। ठीक है, ये जो केस तुम देख पा रहे हो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक केस लिया है, जानबूझ के लिया है, बाद में जनरल केस डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक केस क्या है? स्पेसिफिक केस ये है कि जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी स्ट्रेट लाइन का ईएमएफ डिराइव करने को बोलेगा तुमको, स्ट्रेट लाइन मोशन का ईएमएफ, तो क्वेश्चन में ये मेंशन भी होगा। अगर मेंशन नहीं है तो यू विल कंसिडर दिस केस ओनली, स्पेसिफिकली यही केस कंसिडर करके डिराइव करना है। तो जस्ट टू कीप यू द आइडिया कि डेरिवेशन में क्या लिखना है। चलो, ये हमने कंसिडर किया, तो हम समझते हैं इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा, और इंड्यूस हुआ तो उसको डिराइव करने के लिए देखते हैं। तो दो मेथड्स हैं। पहला मेथड हम पहले करते हैं, दिस इज मेथड 1, विच इज़ द कन्वेंशनल मेथड और जनरल मेथड बाय द फोर्सेस। हम फोर्सेस से निकालेंगे, इट इज़ यूजिंग फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस का यूज़ करके। क्या फोर्सेस यूज़ करेंगे? देखो, ये कंडक्टिंग रॉड है, हमको मालूम है कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब हमको मालूम है। ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से। ठीक है, जब ये कंडक्टर इस तरफ मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, मैं बोल सकता हूँ सिंपल। ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करेगा तो इसके वजह से एक करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो ये आया करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। आई होप तुमको समझा। ये इलेक्ट्रॉन का करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, जो हमने पढ़ा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, इसका पिछला चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। उसमें हमने देखा था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चार्ज मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। फोर्स हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं, आई होप सबको मालूम हो। ये जो चारों फिंगर्स है राइट हैंड के, यू हैव टू कीप इट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है बताओ? पेपर के अंदर, तो अंदर की तरफ रखा। थंब यू हैव टू कीप इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ध्यान से सुनो, करंट, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, करंट उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा। देन द पाम विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहीं पे अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये पाम उल्टा हो जाता और फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आ जाता। आई होप क्लियर है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। आई होप अब समझा तुमको।
तो ये करंट का डायरेक्शन मैं हटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं था, जस्ट तुमको आइडिया देने के लिए बताया कि कैसे हम फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ लेते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस पे एक फोर्स लगाती है मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं FB से डिनोट करता हूँ, ठीक है। FB कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस तरफ लग रहा है? देखो नीचे की तरफ, सिंपल। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ फील्ड भेजेगी तो नीचे वाला पार्ट नेगेटिव पोटेंशियल पे आने लगेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, आया ना, बोलो। अगर नीचे वाला पार्ट नेगेटिव हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ये भी तो क्लियर है। देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के समझना है, ठीक है, और सोचना भी है क्या बातें हो रही है। चलो, पहले तो रॉड मूव हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, क्योंकि रॉड कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इस मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स नीचे गए तो नीचे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ी ना मैंने मना किया हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को तो तुम फोर्स मत लगाओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। तो अब देखो ज़रा क्या होता है। अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ आया एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पॉजिटिव की तरफ खींचेगी, सिंपल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, राइट। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। आई होप तुमको समझा। तो दो फोर्सेस आ गए इलेक्ट्रॉन पे अब, एक मैग्नेटिक फील्ड जो उसको नीचे ले जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसको ऊपर ले जाना चाहती है। जिस भी फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में जाएगा। आई होप समझ में आया हो, कॉमन सेंस। तो देखो जब तक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स स्ट्रांग है तब तक इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है, अगर मैं बात करूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E, तो फोर्स होता है चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इन चार्जेस से, ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा, और जितना स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना बड़ा फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता जाएगा। बट एक चीज़ सोचो ज़रा दिमाग से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तक बढ़ेगी जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे अब तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाना बंद हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी तो बढ़ना बंद हो जाएगा। यानी इस रॉड में एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब जब फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट समझो, या फिर जब नेट फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। आई होप तुमको थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम के बारे में पता है। ऑल राइट, चलो। सो देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। इन इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म में, ये होगा माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड होंगे एज पर द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब जो भी बड़बड़ किया मैंने, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। चलो, सो देयरफॉर फोर्स की वैल्यू देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी E टाइम्स E वेक्टर, इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी E टाइम्स V क्रॉस B। अगर तुमको याद हो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो होता है QV क्रॉस B। अब देखो यहाँ से E और E कैंसिल हो रहा है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो आता है माइनस ऑफ V क्रॉस B। आई होप समझ में आया, करेक्ट? ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। हमको निकालना है EMF। EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकालना है? रॉड के एंड्स के बीच में, इन दोनों एंड्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे मिलेगा? तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट होता है, पढ़ा होगा। अगर किसी दो एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वो एंड्स सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस D, तो इन दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या जिसको हम इस चैप्टर में EMF बोल रहे हैं, वो होता है E इंटू D। सिंपल, क्या होता है? E इंटू D। तो अगर ये E इंटू D से हम यहाँ पे अप्लाई करें लॉजिक, तो E
इनटू डी क्या है, कितने बीच में है, किसके किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एंड और इस एंड के बीच में है ना, और इन दोनों एंड्स में डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ द रॉड। आई होप समझा होगा। ओके गुड। चलो सो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या ईएमएफ निकालना है, तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इंड्यूस्ड across the ends of the rod will be what? अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वैल्यू वाइज ये सिंपली हो जाएगा E इंटू एल, नो प्रॉब्लम। अगर तुमको फील्ड पोटेंशियल रिलेशन याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाया है और तुमने पढ़ा भी है, आई एम अज्यूमिंग। सो फील्ड पोटेंशियल रिलेशन देखो क्या बोलता है, फील्ड पोटेंशियल रिलेशन सेज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस और द EMF इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट DL। ये क्या है, ये रिलेशन बोलता है कि अगर DL लेंथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस DL लेंथ में जब हम चलेंगे तो पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है वो होता है माइनस E डॉट DL। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं, देखो ग्रेविटी स्ट्रांग है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता है, यानी पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं वैल्यू पे बात करता हूँ। वैल्यू पे कैसे बात करेंगे, देखो E की वैल्यू चाहिए होगी। E की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताओ, E की वैल्यू हो जाएगी V क्रॉस B। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि दोनों फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। बट नेगेटिव का मीनिंग सिर्फ इतना है कि V क्रॉस B के ऑपोजिट डायरेक्शन में है नेगेटिव फील्ड बोल रहा हूँ, V क्रॉस B के ऑपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बस इतना ही मीनिंग है। सो हमको वैल्यू मालूम है, E का वैल्यू हो जाएगा E का V क्रॉस B। सो देयरफॉर दिस, इसको मैं E लिखता हूँ, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि हम इस चैप्टर में EMF बोल रहे हैं E। सो देयरफॉर E विल बी इक्वल टू V क्रॉस B इंटू L। आई होप समझा। ज़रा ध्यान दो, हमने कौन सा केस कंसिडर किया है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर का। तो हमको मालूम है सिंस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर V क्रॉस B की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, चलो बताओ कमेंट्स में, हो जाएगी V इंटू बी। क्रॉस प्रोडक्ट हट जाता है ना, साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। सो साइन 90 विल बी 1। सो देयरफॉर EMF विल बी इक्वल टू VBL, और हम इसको लिखते हैं BLB। This is the expression for EMF induced across the ends of the rod when the rod of length L moves with a velocity V in a transverse magnetic field or a magnetic field going inside the plane of the paper। So ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन एक तरीके से और एक मेथड से, मेथड 1। दूसरा मेथड भी हम डिराइव करेंगे, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर मैं मेथड 2 डिराइव कराता हूँ। ओके, सो आई होप तुमने लिख लिया होगा। देखो सेकंड मेथड क्या है, दिस इज़ मेथड 2, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी रेल मेथड। कौन सा मेथड, इमेजिनरी रेल मेथड, ठीक है। इसमें क्या कंसिडर कर रहे हैं, देखो इसमें ये वही रॉड है जिसका लेंथ L है और ये उसी वेलोसिटी V से मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। बस हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो रॉड है एक इमेजिनरी प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, रेल पे मूव कर रहा है, जैसे ट्रेन मूव करता है ना एक रेलवे ट्रैक पे, वैसे समझ लो ये दोनों मेटल ट्रैक्स हैं जो क्लोज्ड है, तो ये एक रेल ट्रैक पे मूव कर रहा है। और हम कंसिडर करेंगे कि इस रेल ट्रैक पे मूव करने के वजह से ये जो एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, इसमें से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज होगी, देखो जैसे जैसे ये रेल पे मूव करेगा, समझो आगे का केस मैं लेता हूँ, आगे का केस मैंने कंसिडर किया, ये रॉड मूव होके यहाँ से यहाँ आ गई है। जब ये रॉड यहाँ आ गई है मूव होके, समझो इसने डिस्टेंस dx मूव कर लिया इन टाइम dt, ठीक है। छोटे टाइम dt में ये रॉड ने v वेलोसिटी से dx डिस्टेंस कवर कर लिया। जब ये रॉड यहाँ आगे आया तो ये एरिया और बड़ा हो गया, पहले इतना एरिया था अब और बड़ा हो गया, तो इसमें से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया, यानी फ्लक्स में चेंज आया। और फैराडे के लॉस के हिसाब से हमको मालूम है जब भी फ्लक्स में चेंज आता है क्लोज लूप के थ्रू,
तो उस क्लोज लूप में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, फैराडेज लॉज। इसलिए मैंने बोला फैराडेज लॉज नहीं आएंगे तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो देखिए क्या होगा, एज द रॉड मूव्स ऑन द इमेजिनरी रेल, the area of the loop changes and hence flux changes। फ्लक्स भी चेंज होगा, तो हम फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर चेंज इन फ्लक्स विच इज डी फाई कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं डी फाई को, देखो फ्लक्स का अगर तुमको फॉर्मूला याद हो, फ्लक्स होता है B इंटू ए, पता है ना। तो अगर मुझे चेंज इन फ्लक्स निकालना है डी फाई, तो इसमें से चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है इस लूप का एरिया, यानी ये हो जाएगा B इंटू डी ए। आई होप समझा हो। और डी ए क्या है, चेंज इन एरिया, कितना एरिया चेंज हुआ है बताओ मुझे। पहले एरिया ये L इंटू, अगर ये x था तो L इंटू एक्स था, बाद में एरिया हो गया है L इंटू एक्स प्लस डी एक्स। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है यही चेंज इन एरिया है ना, हाँ या ना, बोलो। ये जो एक्स्ट्रा एरिया आया है यही चेंज इन एरिया है, तो इसका वैल्यू L है और इसका वैल्यू dx है, यानी dA की वैल्यू हो जाएगी L dx। आई होप समझ में आया हो। सो चेंज इन फ्लक्स डी फाई को हम लिख सकते हैं B इंटू डी ए, यानी ये हो जाएगा B टाइम्स L डी एक्स, ये है डी फाई की वैल्यू। समझ में आई। चलो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम फैराडे का लॉ यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ है तो हमको मालूम है ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ की वैल्यू हमको फैराडे के सेकेंड लॉ से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, फैराडे के सेकेंड लॉ से। सो देयरफॉर induced EMF according to Faraday's second law will be, कितना हो जाएगा बताओ भाई साहब या बहन जी, जो भी है बताओ। EMF का फॉर्मूला क्या होता है, फैराडे का सेकेंड लॉ बोलता है EMF इज गिवन बाई डी फाई बाई डी टी। जिसको मालूम हो, ये मॉड साइन लगाया है, पिछला लेक्चर देख लो। मॉड साइन का मतलब है ये वैल्यू है, यहाँ पे अगर मॉड हटाओगे तो एक माइनस साइन भी आता है जो लेंजेस लॉ जस्टिफाई करता है। तो अभी हम नहीं जाएंगे डिटेल्स में। ईएमएफ हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। डी फाई की वैल्यू कितनी है, बी एल डी एक्स बाई डी टी। ज़रा ध्यान देना, बी और एल तो कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डी एक्स कितने टाइम में, डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। और कितनी वेलोसिटी है, v। सो देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी v। और ये फिर से हमको सेम एक्सप्रेशन मिल गया जो हमने डिराइव किया था मेथड 1 यूज़ करके। तो मेथड 1 में हमने प्योरली कंसेप्ट्स लगाए थे, फोर्सेस देखे थे, वेक्टोरिकली समझा था। यहाँ हमने एक इमेजिनरी रेल मेथड, एक ट्रिक लगाया है जिसमें फैराडे का लॉ अप्लाई करके हम डायरेक्टली ये ईएमएफ वैल्यू इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाला सिंपल होता है। ये डेरिवेशन आता है तो 2 या 3 मार्क के लिए बोर्ड्स में आता है, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई में से ये वाला पार्ट अभी रिमूव कर दिया है, सीबीएसई 12th की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पार्ट तो रिमूव कर दिया है। सो दिस इज़ फॉर स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। ये वाला मेथड भी डिराइव कर लो, डिराइव मतलब कॉपी कर लो। अच्छा, एक और चीज़ बिफोर पॉजिंग द वीडियो, ये कि ये जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा है, कौन से डायरेक्शन में, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो लेंजेस लॉ इसके लिए बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो, जब ये इस तरफ जा रहा है रॉड, तो इसमें से फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो लेंजेस लॉ के हिसाब से इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसा इंड्यूस होगा जो इस फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फ्लक्स को इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है। जब ये रॉड आगे गया, फ्लक्स बढ़ा, तो एक करंट ऐसा आएगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ऐसा कौन सा करंट होगा जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बना सके, तो तुमको समझ में आ रहा होगा आंसर। एंटी क्लॉकवाइज एक करंट होगा जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा।
और अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैंसल आउट होगा, जिससे फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स क्या था, देखो मिटा दिया मैंने। फ्लक्स क्या था, फ्लक्स था B इंटू डी ए ना, देखो B पे डिपेंडेंट है ना फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू कम कर सकता है बाय इंड्यूसिंग द करंट। तो इसीलिए ये रॉड एक करंट इंड्यूस करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस करता है। और करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये देखो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आया इधर ऐसे। तो अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये कौन सा टर्मिनल होगा जहाँ से करंट निकलता है? शायद तुम लोगों को पता हो, बैटरी में पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव पे करंट जाता है। तो रॉड पे इधर पॉजिटिव टर्मिनल बना, इधर नेगेटिव टर्मिनल बना। ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने पिछले मेथड में कैसे निकाला था? फोर्सेस देख के, है ना। पिछले मेथड में हमने इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस देखे, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है इसलिए नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये सब चीज़ें। यहाँ हम लेंजेस लॉ अप्लाई करके पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो इन दी एंड रिजल्ट वही आ रहा है, मेथड अलग है, ठीक है। सो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस फैराडेज लॉ। हम ईजी ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको छाप लो एंड मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो। मैं क्या वीडियो पॉज करूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको छाप लो। उसके बाद में आगे का पार्ट देखता हूँ। रोटेशनल मोशन भी आज हम करेंगे। ओके, आई होप नोट डाउन कर लिया था, मैंने रफ कर दिया है। सो दूसरे मेथड बोल रहा हूँ, दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। किसकी? रोटेशनल मोशन, है ना। अच्छा, वहाँ नंबरिंग किया था ना हमने, फर्स्ट, सो दिस इज सेकंड। रोटेशनल मोशन में एक रॉड है विच विल बी रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो केस कैसा है, सेम ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ये रही मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ अगेन ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और स्पेशली हमने इनसाइड लिया है। ये एक रॉड है विच हैज़ अ लेंथ L, ठीक है। सपोज इस रॉड का लेंथ है L, ये रहा रॉड, और कंसिडर कर लो ये रॉड ऐसे रोटेट करता है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और रोटेशन के लिए जो फिक्स्ड पॉइंट है वो रहा ये, यानी यहाँ से रॉड को फिक्स कर दिया है और रोटेट करा है। सिंपल वर्ड्स में ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया केस? ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट मतलब बीच से नहीं रोटेट कर रहा है, एंड से रोटेट कर रहा है। सो इट इज़ फिक्स्ड अबाउट एन एंड। तो ध्यान रखना हम कौन सा केस कर रहे हैं। हम ऐसा केस कर रहे हैं जिसमें रॉड एक एंड से फिक्स्ड है। ऐसा केसेस भी होता है जिसमें रॉड बीच में से फिक्स होता है और रोटेशन होता है, तो वहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होने की वजह से ईएमएफ का वैल्यू भी अलग अलग आता है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे? ये पूरा रॉड तो रोटेटिंग है, बट देखो इस रॉड में मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। लेंथ एलिमेंट मतलब इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा जिसका लेंथ कंसिडर कर लो dx है ना। और ये dx कंसिडर कर लो इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर है। क्या किया हमने? एक लेंथ एलिमेंट dx कंसिडर किया है जो इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर है। तो ये लेंथ एलिमेंट अगर मैं देखूं तो ये लेंथ एलिमेंट तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ऐसे इस तरफ, और इसकी वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूँ बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल डायनामिक्स अगर पढ़ा हो तो वेलोसिटी, जैसे कोई एक बॉडी होती है ऐसे, ये बॉडी जो ऐसे रोटेट कर रही हो, तो एक्सिस से r डिस्टेंस दूर पे अगर रोटेशन का वेलोसिटी ओमेगा है तो कोई पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो होता है r ओमेगा, है ना। तो ये पार्टिकल या ये लेंथ एलिमेंट कितना डिस्टेंस पे है एक्सिस से? x डिस्टेंस पे। कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? x इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो हमने क्या किया है? कंसिडर अ लेंथ एलिमेंट dx at a distance x from the axis of rotation, है ना। बोलो आया ना? कैसे बोलोगे स्क्रीन में से? हाँ, कमेंट्स फेंक के मारो मेरे मुंह पे। सो देयरफॉर linear velocity or velocity of length element will be, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी x ओमेगा। आई होप समझ में आया। अब वेलोसिटी पता है और ये लेंथ एलिमेंट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हमको मालूम है कोई
कंडक्टर स्ट्रेट लाइन में जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना ईएमएफ इंड्यूस करता है, BLV, अभी डिराइव किया है ना थोड़े टाइम पहले, पीछे जाके देखो वीडियो में। सो देयरफॉर इसको हम बोल देंगे स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस, क्योंकि हम छोटे से टुकड़े पे ईएमएफ निकाल रहे हैं। सो देयरफॉर स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड थ्रू द एलिमेंट, देखो थ्रू का थॉट हो गया है, थ्रू द लेंथ एलिमेंट dx विल बी, हम इसको छोटा एलिमेंट DE बोलते हैं। सो DE विल बी B, और उसका लेंथ है dx और उसकी वेलोसिटी है v। BLV था ना फॉर्मूला, हाँ या ना। और केस भी देखो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। हाँ, वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो स्मॉल ईएमएफ DE विल बी B dx, v की जगह आ जाएगा x ओमेगा। देखो dx इंटू x नहीं है, इसको dx स्क्वायर मत लिख दो, dx इज़ डिफरेंट, x ओमेगा इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ये तो मिल गया छोटा सा एक एलिमेंटल ईएमएफ कि इतने छोटे से टुकड़े पे इतना छोटा सा ईएमएफ आ रहा है। अब हम देखेंगे कि नेट ईएमएफ कितना आता है पूरे रॉड पे। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। पूरे रॉड पे ईएमएफ कैसे मिलेगा, तो पुराना ट्रिक है, बहुत सालों से पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर नेट ईएमएफ across the length of the rod will be, net EMF will be integration of क्या, DE, समझा। so this will be integration of BX ओमेगा DX। देखो ये जो x की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अभी x लेंथ पे dx मिला है ना एक एलिमेंट, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट, कितने कितने लेंथ पे होंगे सोचो। ये वाला x पे है तो सबसे पहला एलिमेंट तो 0 लेंथ पे होगा और लास्ट वाला l लेंथ पे होगा, तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 0 से l। आई होप समझ में आया, नहीं, हाँ, क्या। सो देयरफॉर EMF विल बी इक्वल टू, पहले कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, b और ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो b और ओमेगा बाहर आ गया, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू l x dx। अभी x की इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन सबको मालूम होगा, इट इज़ x स्क्वायर बाई 2, अब तक ये तो समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 से l, अपर लिमिट है l, सब्स्टिट्यूट कर देनी है अपर लिमिट। सो देयरफॉर EMF इज इक्वल्स टू b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, और इसको थोड़ा सा देखने लायक फॉर्म में लिखें। सो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ये आ गया EMF अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। तो ऐसा रॉड जिसका लेंथ l है जो रोटेट कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो कितना EMF इंड्यूस होगा, समझ में आया। फिर से देखो अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये तुम्हारा लेंथ एलिमेंट यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, लेंथ एलिमेंट समझ में आया। ये लेंथ एलिमेंट देखो ये इधर भाग रहा है, तो हमको करंट का डायरेक्शन निकालना है, सॉरी करंट बोल रहा हूँ, हमको EMF का डायरेक्शन निकालना है। EMF का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो पिछले वाले लॉजिक से अगर हम जाएं तो देखो इसको अगर मैं 90 डिग्री या 180 डिग्री से टर्न करता हूँ, इस तरफ करूँ, या सपोज़ मैं 90 डिग्री से टर्न करूँ और ये एलिमेंट इस तरफ मूव करने लगे, यानी मेरा ये एलिमेंट ऐसे चल रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो याद है हमको इस केस में इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ आता है पॉजिटिव चार्ज, यानी ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, यानी इसमें इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, बोलो समझा या नहीं। तो इस पूरे रॉड में ये एंड बन जाएगा पॉजिटिव और ये एंड बन जाएगा नेगेटिव। आई होप समझ में आई होगी बात। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द EMF एज वेल। इसके लिए एक लॉ भी होता है विच इज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बट वो बुक में दिया नहीं है, तो मैं अननेसेसरली बोल के तुम्हारा दिमाग और कंफ्यूज नहीं करूँगा, ज़रूरत भी नहीं है उसकी। और एग्ज़ाम में जब ये डेरिवेशन आता है ना रोटेशनल मोशन में तुमको EMF डिराइव करने के लिए, तो ध्यान रखना तुमसे डायरेक्शन एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, खाली वैल्यू डिराइव करने के लिए बात करते हैं, ठीक है। सो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम थोड़ी सी बातें वो जो स्ट्रेट लाइन में डिराइव किया है उसके लिए जनरल केसेस की थोड़ी बातें करेंगे और बस करेंगे आज।
ओके चलो नोट डाउन कर लिया था सबने। देखो कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे हमने जो स्ट्रेट लाइन वाला केस देखा था उसमें हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करके आया था विच वाज माइनस वी क्रॉस बी। आई होप भूले नहीं हो, अभी इसी लेक्चर में बताया है। 4-5 लेक्चर पहले का तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा, पिछले लेक्चर का भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। काफ़ी बिजी होते हैं स्टूडेंट्स इस टाइम में, बोर्ड्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है। सो फाइन, जोक्स असाइड, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी हैड डिराइव्ड फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम ईएमएफ का वैल्यू निकालें तो हमने लिखा था रिलेशन होता है माइनस ई डॉट डी एक्स, है ना। तो एल लेंथ में हम निकाल रहे थे तो ये हो जाता है माइनस ई डॉट एल, ठीक है। केस में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान देंगे सब लोग। ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, रफली ड्रॉ करते हैं, और ये रहा मेरा रॉड, ठीक है। रॉड की वेलोसिटी है v, मैग्नेटिक फील्ड है b, करेक्ट। ये केसेस हैं। देखो रॉड की लेंथ अगर मैं बात करूं तो ये रहा लेंथ। तुम बोलोगे लेंथ पे वेक्टर क्यों डाला है? यहाँ पे लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन कंसिडर कर लो ऊपर से नीचे की तरफ है अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी और ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर ये ईएमएफ हो जाएगा, ई की वैल्यू में माइनस डालोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये हो गया v क्रॉस b डॉट एल। ये है ईएमएफ का जनरल एक्सप्रेशन। अगर तुमको याद हो इस वाले स्पेसिफिक केस में v क्रॉस b तो हट गया था, यहाँ एक डॉट प्रोडक्ट भी है। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे हट गया, कैसे BLV हो गया? तो समझो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट तो हट गया। या अगर समझो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट जब तुम करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट किस तरफ आएगा? v और b दोनों के परपेंडिकुलर, हाँ या ना। किसी भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b, ये अगर r वेक्टर आ रहा है तो r वेक्टर परपेंडिकुलर होता है a वेक्टर को भी और b वेक्टर को भी। ये तो बहुत पहले ही सीख लिया था तुमने वेक्टर्स में। जैसे ये तुम्हारे दो वेक्टर्स हैं a और b, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे, राइट हैंड थंब रूल से, है ना, यानी दोनों के परपेंडिकुलर। तो यहाँ v क्रॉस b का जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर में होगा। तो देखो v इस तरफ है, ये रहा, b अंदर की तरफ है, ये रहा, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर में कौन हो सकता है? दिस मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर मतलब ये लेंथ वाला वेक्टर दिखाई पड़ रहा है, तो लेंथ वाला वेक्टर अगर इस तरफ लिया तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये इस तरफ, बट मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ। समझ में आया? इन तीनों से एक चीज़ समझो, v क्रॉस b का रिजल्ट किधर आ रहा है? v क्रॉस b का रिजल्ट लेंथ के डायरेक्शन में आ रहा है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इनके परपेंडिकुलर, तो लेंथ के डायरेक्शन में जा रहा है। और लेंथ के डायरेक्शन में एक वेक्टर और लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट में तुम्हारे पास ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल 0 है। तो अगर तुमको याद हो जब a क्रॉस b हम करते हैं या a डॉट b जब हम करते हैं तो इसके कुछ केसेस होते थे। जैसे a क्रॉस b जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो 0 आ जाता है। कब आता है ये? जब a और b पैरेलल होते हैं। बट a डॉट b मैक्सिमम आ जाता है जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो a डॉट b कब 0 आएगा तुम बोलोगे? a डॉट b तब 0 आता है जब दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। वेरएज यहाँ पे जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो तुमको मालूम है क्या होता है? ये सिंपली a इंटू बी हो जाता है, क्योंकि a और b परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो साइन थीटा आता है, परपेंडिकुलर में थीटा 90, साइन 91, ए बी आ गया। यहाँ पैरेलल में थीटा 0, कॉस 0 1 होता है, इसलिए वैल्यू मैक्सिमम। परपेंडिकुलर में थीटा 90, कॉस 90 0 हो जाता है। तो बोलने का ओवरऑल लॉजिक ये है कि जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट और इसके डॉट प्रोडक्ट के डायरेक्शन में है, या फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके और इसका डॉट प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो ईएमएफ है। तो इससे कुछ केसेस समझ में आते हैं। क्या केसेस समझ में आते हैं? देखो, पहला केस तो ये है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, यानी किसी तरीके से रॉड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगी, यानी ये रॉड अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ, या एंटी पैरेलल भी हो गए, यानी थीटा 0 या 180 हो गया। कौन सा थीटा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर वो 0 या 180 हुआ तो उस टाइम पे ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाएगा, तो पूरा ईएमएफ 0 आ जाएगा। तो ये स्पेशल केसेस हैं जो याद रखने हैं, एमसीक्यूज में पूछता है। तो देखो कैसे याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं मतलब क्या क्या केसेस आएंगे मैं बता दे रहा हूँ।
अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए तो उस केस में ईएमएफ ज़ीरो। दूसरा, अगर वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल हुआ, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल हुआ, यानी जैसे मैं बोलूँ ये रहा रॉड का लेंथ, ऐसा है रॉड, ये इसका लेंथ का डायरेक्शन है और रॉड भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही है। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये वेलोसिटी और लेंथ वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है ना। अब देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, जब तुम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, यानी वी के भी परपेंडिकुलर जाएगा, है ना, वी के भी परपेंडिकुलर जाएगा ना रिजल्ट। तो कंसिडर कर लेते हैं रिजल्ट जो आ रहा है वो ऐसा है। अब उसके बाद क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद डॉट प्रोडक्ट। तो ये रिजल्ट आया, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, बट डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट जीरो आता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब तुमको क्लिक हुआ होगा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली इफ v इज पैरेलल टू b वेक्टर, ईएमएफ ज़ीरो, यानी लेंथ के डायरेक्शन में अगर रॉड मूव करने लगे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर रॉड मूव करने लगे तो भी ईएमएफ ज़ीरो आ जाता है। इफ़ v इज़ पैरेलल टू l तो भी ईएमएफ ज़ीरो आ जाता है। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल टू l तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, तो भी ईएमएफ ज़ीरो आ जाएगा। यानी ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता है अगर तीनों में से कोई भी एक दो क्वांटिटीज़ पैरेलल हो गई। तो ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, तुम बोलोगे जब सर तीनों परपेंडिकुलर होंगे, नहीं, तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो उस टाइम बीएल भी इंड्यूस होगा, ये तो हमने देखा। इफ़ ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, वी इज़ परपेंडिकुलर टू बी इज़ परपेंडिकुलर टू एल, तो इस केस में ईएमएफ तो आता है बीएल भी, ये हमने डिराइव किया। बट अगर तीनों परपेंडिकुलर नहीं है और कोई भी दो पैरेलल भी नहीं है, यानी जनरल केस है, तो जनरल केस के लिए ये रहा एक्सप्रेशन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी जनरल केस। जनरल केस मतलब कैसे निकालोगे, जहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल देखो, चाहे वो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी एंगल है, ना तो दोनों परपेंडिकुलर है ना तो दोनों पैरेलल है, कोई भी स्पेसिफिक केस नहीं है, जनरल केस है। तो इस फॉर्मूले से हम ईएमएफ निकाल सकते हैं इन एनी जनरल केस। तो इसको हेडिंग दे देना, दिस इज़ योर जनरल केस एंड दीज आर योर स्पेशल केसेस। तो ये स्पेशल केसेस ही एग्ज़ाम में पूछता है, कभी एमसीक्यू के फॉर्म में, कभी 1 मार्क के आंसर में पूछ देगा, या कभी इन जनरल कोई न्यूमेरिकल में पूछ दिया, तो ये तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप तुमको मोशनल ईएमएफ के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा, आई जस्ट होप समझ में आएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट्स, आई विल फील फ्री टू सॉल्व और आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट, एंड विल कंटिन्यू विद द लेक्चर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।